कहाँ जा रहे हो मोहन? स्कूल से आए नहीं कि तुरंत खेलने चल दिए। खेलने से कुछ हासिल नहीं होगा। चलो पहले स्कूल का काम खत्म करो। पता नहीं मेरे भाई साहब को मेरे खेलने से क्या समस्या, और मैं बिना खेले कूदे रह नहीं पाता। पढ़ने में होशियार हूँ ऐसा दादाजी कहते हैं, फिर भी भाई साहब मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। चलो इसमें भी मेरी कोई भलाई छुपी होगी। मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मोहन, मोहन, फौरन ऊपर आओ। कहां गए थे? मना करने के बावजूद भी नहीं माने। क्या समझते हो तुम कि खेलकूद कर तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे? इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। मुझे देखो, देखो मुझे कितनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेहनत से पीछे नहीं हटता। एक ही क्लास में 2-2 साल पढ़ा रहता, कभी कभी तो 3-3 साल भी। अगर बुनियादी सही नहीं होगी तो इमारत कैसे मजबूत बनेगी? हाँ, पढ़ाई करने आए हो तो मन लगा कर पढ़ो, वरना गांव लौट जाओ। दादाजी के पैसे को बर्बाद मत करो। अब यहां खड़े क्या हो? जाओ और अपना काम करो।
वाकई मेरे भाई साहब कितना मन लगा कर पढ़ते हैं और मैं खेलने से बाज नहीं आता। ये देखो, एक ही वाक्य को उन्होंने याद करने के लिए कितनी बार लिखा है, वो भी सुंदर अक्षरों में। जब वो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो दिमाग को आराम देने के लिए चित्रकारी भी कितनी अच्छी कर लेते हैं। चूहे का चित्र, बिल्ली का चित्र, खरगोश का चित्र, हाथी का चित्र। और ये क्या शेर लिखा है? आमीना भाइयों भाइयों दरअसल राधे श्याम राधे श्याम, आमीना भाइयों भाइयों दरअसल राधे श्याम राधे श्याम। और नीचे ये आदमी की तस्वीर है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो भाई साहब ही बता पाएंगे। आज हिम्मत जुटाकर इसका मतलब जरूर पूछूंगा। थोड़ी देर के लिए पढ़ाई रोक दो और खाना खा लो। देखो मोहन, जो बात मैं तुम्हें कहता हूं उस बात पर तुम्हें गौर करना चाहिए। तुमसे बड़ा हूं और बड़ा होने के नाते तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है, समझे? जी। अब चुपचाप से खाना खाओ। कहाँ थे? परीक्षा के समय भी कोई खेलता है भला? अंग्रेजी पढ़ रहे हो। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो पूरी जिंदगी पढ़ते रह जाओगे और एक हर्फ भी पढ़ ना पाओगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी का खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ दिया। अगर खेल होता तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती, खून जलाना पड़ता है और तब जाके कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। बोलना तो दूर रहा। और तुम कितना अपने आप को अक्लमंद समझते हो? मुझे देख कर भी तुम सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपने आंखों से देखते हो ना? और अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। स्कूल में मेरे रोज तमाशे होते रहते हैं। तुमने मुझे खेलते हुए देखा? क्रिकेट मैच और हॉकी मैच रोज होते रहते हैं। मैं पास भटकता भी नहीं हूं, हमेशा पढ़ता रहता हूं। फिर तुमने ये कैसे आशा कर लिया कि यूं खेल कूद कर अपना वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मैं तो एक ही दर्जे में 2-3 साल पढ़ा रहता हूं। तुम पूरी उम्र इसी दर्जे में पड़े सड़ते रह जाओगे। बेहतर यही होगा कि गांव चले जाओ और गिल्ली डंडा खेलो। इतनी लातार सुनने के बाद भी मैं अपनी आदत से बाज नहीं था। आज भाई साहब की चुपती बातें सुनकर मैं जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि जी तोड़ मेहनत कर सकूं। भाई साहब ठीक कहते हैं, मुझे गांव लौट जाना चाहिए। उनकी तरह मेहनत करो
तो मुझे चक्कर आने लग जाता है। मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं गाँव नहीं जाऊंगा। अगर चला जाऊंगा तो फिर भाई साहब को बुरा लगेगा और फिर दादाजी का सपना अधूरा रह जाएगा। मैं गुम मन लगा कर पढ़ूंगा और भाई साहब को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं अभी अपना एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसके आधार पर ही सारा काम करूंगा। सुबह 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन और भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। अरे खेलने का समय तो मैंने लिखा ही नहीं। आओ मोहन महाराज, इतनी जल्दी आ गए? अरे थोड़ी देर और खेल लेते, क्योंकि तुमने अपने नए टाइम टेबल में खेलने का समय तो लिखा ही नहीं था। जो काम तुमने नहीं लिखा था वो काम तुम्हें अच्छी तरह याद रहा, और जिस काम के लिए ये टाइम टेबल तैयार किया उसे पूरा करना ही भूल गए। मोहन महाराज, टाइम टेबल बनाना एक बात होती है और उस पर अमल करना दूसरी बात होती है। खेलकूद की तरफ तो तुम बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हो, पढ़ाई से दूर भागते हो। मैं देख रहा हूं कि अब तुम मेरे साए से भी दूर भागने लगे। प्यारे मोहन, एक बात याद रखना कि तुम यहां पढ़ने आए हो, खेलने नहीं। मैं पास हो गया। मैं दर्जे में अव्वल आया हूँ। भगवान, भाई साहब को भी पास कर देना। अगर इस बार वो पास नहीं हुए, मैं उन्हें आड़े हाथ लूंगा। उनसे डरने वाला नहीं मैं, निडर होकर कहूंगा, रात दिन चिपके रहे किताबों से, आंखें फोड़ते रहे, कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेल कूद कर भी अच्छे नंबर से पास हो गया।
अब आपका ये रौब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। लेकिन भाई साहब की फजीयत करना ठीक नहीं होगा, बुरा लगेगा उन्हें। इसलिए भगवान भाई साहब को पास कर देना। रना रना रनु रे रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ आ गए नवाब साहब, आइए। खाना परोसा है, खा लीजिए। इस साल तो तुम पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो दिमाग देखो, 7वें आसमान पर चढ़ गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? क्या यूं ही पढ़ गए? महज पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असली चीज है बुद्धि का विकास। इसको अपने जीवन में उतारो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को भूमंडल का स्वामी कहते हैं। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करते। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी जो चाहे वो करे, पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया तो दिन दुनिया से गया। शैतान का हाल तो पड़ा ही होगा। उसे ये गुमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में क्या हुआ? स्वर्ग से उसे नर्क में ढकेल दिया गया। शायरों ने भी एक बार अभिमान किया था। भीख मांग मांग कर मर गए। और तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। बस ये समझ लो कि तुम अपने मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई बरखुरदार। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गिल्ली डंडा में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ।
मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब ज्योमेट्री और अलजेब्रा के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों का नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना तुम आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया और सब नंबर गायब। सफा चट। किस ख्याल में हो? दर्जनों जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे तोयम, तेयम, चेहरम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया और सब नंबर कट गए। कोई निर्दयी शिक्षकों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, ये तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसे रंटक का नाम शिक्षा रख छोड़ा। वैसे इन बेसिर पैर की बातों में पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इसके प्रयोजन, दुगना नहीं चौगना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। मगर परीक्षा में पास होनी है तो ये सारी कुफरात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी सामने लिए, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, लोगों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे लिखे? जो एक बात एक वाक्य में कही जा सकती हो, उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत क्या है? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है, दुरुपयोग। कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे भी लिखिए, और पन्ने भी पूरे फूल्स के आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो और 4 पन्नों से कम ना हो। संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे। है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, पर इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं, और उन पर दावा है कि वो अध्यापक है। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब जाके आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। सो गए क्या नवाब साहब? अरे खाना तो, अच्छा
खाना खा चुके। भाई साहब का कल का प्रवचन, ओ हो, पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा था। अगर फेल हो गया होता तो शायद प्राणी ले जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे का जो भयंकर चित्र खींचा है, उसने मुझे भयभीत कर दिया। ताज्जुब होता है, अगर मैं भाई साहब की जगह होता तो कब का स्कूल छोड़ के गांव चला जाता। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना भाई साहब का प्रवचन फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन भाई साहब है कहाँ? शायद नाश्ता लाने गए होंगे। तब तक मैं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ता देख भाई साहब खुश हो जाएंगे। अब सुबह सुबह क्या पढ़ना, आज स्कूल से लौटने के बाद क्रिकेट खेलूंगा और हॉस्टल के सारे बच्चों के छक्के छुड़ा दूंगा। और वैसे भी पढ़ाई इतनी हो जाए कि दर्जे में जलील ना होना पड़े, पर खेल कूद का एक भी मौका मैं खोना नहीं चाहता। पता नहीं खेलने में जो आनंद महसूस होता है उसकी व्याख्या मैं भाई साहब से कैसे करूं। अरे भाई साहब तो अभी तक नहीं आए, स्कूल का समय बीता जा रहा है। नाश्ता? लगता है भाई साहब मुझसे नाराज होकर अकेले स्कूल चले गए। अगर ये नाश्ता मैं नहीं करूंगा तो भाई साहब और नाराज हो जाएंगे। क्या यूं ही खड़े होकर आवारा बच्चों के खेल तमाशे देखते रहोगे? क्या जाकर मुंह हाथ धोकर कोई काम भी करोगे? जी। खुद को देख ऐसे ललायित रहते हो जैसे बहुत बड़ा खिलाड़ी बनोगे। इस साल मैं फिर पास हो गया, पर भाई साहब पास हो जाए तो खुशी का पूरा मजा आएगा। रना रना रनु रे रे
नजरिया भाई साहब लागे नहीं कहीं ओ। भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने तो ज्यादा मेहनत न की, फिर भी दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे अपने आप पर भी हैरानी होती है और भाई साहब पर भी। कितनी मेहनत की उन्होंने, रात दिन चिपके रहे किताबों से, एक एक शब्द को चाट दिया। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद ये परिणाम, फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती है, उनकी रोती सूरत देख मुझे भी रोना आ रहा है। मेरे पास होने की खुशी तो आधी हो गई। काश मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात को कौन टाले। वैसे मेरे और भाई साहब के बीच सिर्फ एक दर्जे का अंतर रह गया। अगर भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो जो कुछ कहते हैं मेरे हित के लिए कहते हैं, तभी तो मैं दनादन पास हो रहा हूँ, वो भी अच्छे नंबर से। चलो भाई साहब बाहर आए, उससे पहले मैं अपनी खेल की दुनिया में गुम हो जाऊं। पतंग के पीछे ऐसे भाग रहे थे जैसे नायाब चीज हाथ में लगने वाली है। एक 5 रुपए की चीज के लिए अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाता तो? गाड़ी मोटर का भी तुम्हें ख्याल नहीं था। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं तुमसे टकराया। अगर कुछ होनी हो जाती तो दादाजी को मैं क्या जवाब देता? उन आवारा लड़कों के साथ पतंगबाजी करना तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि तुम मुझसे केवल एक दर्जे नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था, लोग 8वां दर्जा पास करके तहसीलदार हो जाते थे। मैं ऐसे कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके हाथ के नीचे काम करते हैं। और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर उन आवारा लड़कों के साथ पतंगबाजी कर रहे हो। तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो अपने आत्मा गौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में सोचते होगे ना कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, फिर चाहे तुम मेरी ही कक्षा में क्यों ना आ जाओ। और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी मिटा नहीं सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है उसकी बराबरी तुम नहीं कर सकते। फिर चाहे तुम पढ़ाई में कितने भी आगे निकल जाओ। हमारी अम्मा जी ने कोई कक्षा पास नहीं किया है और दादाजी भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए। लेकिन अम्मा जी और दादाजी को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें हमसे और तुमसे दुनिया का और जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस जगह राज्य व्यवस्था है, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम,
लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। भगवान ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादाजी को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह पर दादाजी हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बदमाश हो। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का राशन पानी कैसे चलता है। जो दादाजी भेजते हैं उसे हम 20-22 दिनों में ही खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाता है। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादाजी ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए है और यहां के नहीं, ऑक्सफोर्ड के, अच्छा खासा तनख्वाह पाते। लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करती? उनकी बूढ़ी मां। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहां बेकार हो गई। पहले वो खुद ही घर चलाते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता था, कर्ज में रहते थे। लेकिन जब से उनकी मां ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है तो घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, अपने दिलो दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम मेरे करीब आ गए हो, अब स्वतंत्र हो। मेरे रहते तुम बेरा नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बात जहर लग रही होगी। आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है। मुझे आपकी बातों का एहसास है। आपको अधिकार है मुझे डांटने का और मारने का। पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, खेलने को मेरा भी जी ललचाता है। लेकिन खुद मेरा चलो तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। अब आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मोहन, थोड़ी देर खेलने चले? हाँ,